एसिड के जैसा हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पावर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग अगर देखें तो कितना से बिलो होना चाहिए, 2.5 से कम होना चाहिए। तो जब 2.5 से इसका पीएच वैल्यू कम है तो वो सेल के सेल ऑर्गेनल को डिकम्पोज कर सकने में सक्षम होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहें या फिर एसिड हाइड्रोलेज करें कहें, बात एक ही है। समझ गए? किसने खोज किया था इसका? डी डवे। क्या नाम था? डी डवे। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किस सेल ऑर्गेनल को बोला जाता है? राइबोसोम। लिखवाए थे क्या राइबोसोम? राइबोसोम नहीं लिखवाए थे? अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था? नामकरण किसने किया था? अल्टमैन। कैसा सेल ऑर्गेनल है, शेप कैसा होता है? छड़नुमा। सिंगल मेम्ब्रेनस की डबल मेम्ब्रेनस? डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा है? कोशिकीय श्वसन का केंद्र। कोशिकीय श्वसन का केंद्र किस कोशिकांग को बोला जाता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया ही। राइबोसोम के बारे में लिख लीजिए। राइबोसोम के बारे में लिख लीजिए। लिखेंगे इसकी खोज इसकी खोज पैलेडे इसकी खोज पैलेडे ने की थी। इसकी खोज पैलेडे ने की थी। ठीक है, किसने खोया था राइबोसोम को? पैलेडे ने। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला पॉइंट, यह झिल्ली रहित गोलाकार संरचना है। झिल्ली रहित गोलाकार संरचना है। मतलब राइबोसोम जो है उस पर क्या नहीं होता? कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे राइबोसोम के अगर स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो किस शेप का होगा? राउंड शेप का होगा, गोलाकार। और इसके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई झिल्ली, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। समझ में आया? किसने इसको खोजा था? पैलेडे ने खोजा था। तो राइबोसोम अगर पूछा जाए किस शेप का होगा तो क्या कहोगे? राउंड शेप। और कैसा होगा? मेम्ब्रेन लेस। इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्या काम करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस करने का मेन सेल ऑर्गेनल यही है। प्रोटीन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो तीन तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन पाचन करने वाला इंजाइम कौन सा है। समझ में आ रहा है? प्रोटीन से दो तीन क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन पचाने वाला इंजाइम हम लोगों के शरीर में कौन सा है, तो क्या बोलोगे? ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। अगर पूछा जाए कि ये ट्रिप्सिन स्रावित सेक्रीट कहां से होता है, ट्रिप्सिन स्रावित कौन करता है, तो क्या कहोगे? पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन को सेक्रीट कौन करता है? पैनक्रियाज करता है, अग्नाशय करता है। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन का निर्माण हम लोगों के शरीर में कौन करता है? राइबोसोम करता है। चौथा क्वेश्चन अगर तीसरा पूछ सकता है कि प्रोटीन बनाने वाला ऑर्गेन कौन सा है, अंग, तो अंग का नाम पूछेगा तो क्या याद रखोगे? लीवर। प्रोटीन बनाने वाला अंग कौन सा है? लीवर। तो ऑर्गेन में याद रखिएगा लीवर, इंजाइम में याद रखिएगा ट्रिप्सिन, और सेल ऑर्गेनल में याद रखिएगा राइबोसोम। सेल राइबोसोम कैसा है? मेम्ब्रेन लेस है। एकलौता सेल ऑर्गेनल जिसके बाहर में कोई झिल्ली, कोई परत नहीं होता, वो कौन होता है? राइबोसोम। राइबोसोम के बाहर में कोई भी झिल्ली नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, प्लास्टिड। प्लास्टिड हिंदी में इसको कहा जाता है लवक। प्लास्टिड। इसमें लिखिएगा, यह सिर्फ पादप कोशिका में यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है।
अगला पॉइंट, इसमें स्वयं का प्लांट सेल पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला पॉइंट, इसमें स्वयं का डीएनए, इसमें स्वयं का डीएनए होता है, इसमें स्वयं का डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके 3 प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार हैं। तीन प्रकार हैं। पहला लिखिएगा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट डैश देकर के लिखिएगा। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए यह सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए यह सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में मदद करता है, सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में मदद करता है। दूसरा लिखिएगा ना, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इसमें लिखिएगा। इसके कारण फूल एवं फलों का रंग, इसके कारण फूल एवं फलों का रंग निर्धारित होता है, इसके कारण फूल एवं फलों का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, फूल में और फल में जो कलर होता है वह किसके कारण होता है? वर्णी लवक के कारण होता है। समझ में आया? अब जैसे एक और ब्रैकेट में लिख लेना, लाल पीला नारंगी, ब्रैकेट में लाल पीला नारंगी, ये 3 रंग में होता है वर्णी लवक, लाल रंग का, पीला रंग का और नारंगी रंग का। ठीक है, रेड येलो ऑरेंज। तो अब जैसे क्वेश्चन अगर आपसे मान लो पूछे, इसको डिटेल में हम प्लांट पढ़ाएंगे तो वहां पर लिखवाएंगे, मेंशन करवाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है जैंथोफिल, क्या दिया हुआ है? जैंथोफिल, और प्रश्न में पूछा जाए कि ये जैंथोफिल का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तो क्या याद रखोगे? जैसे अड़हुल का फूल देखे हो, हिबिस्कस, तो अड़हुल के फूल का जो कलर होता है वह कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? जैंथोफिल के कारण। समझ में आ रहा है? तो हाँ, तो जो लाल वाला रंग है वो हम बता रहे हैं। ठीक है अब जैसे है आपका टमाटर, तो टमाटर में मिलेगा आपको लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। तो क्वेश्चन अगर दे दे कि लाइकोपीन कौन सा प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है, तो क्या कहोगे? क्रोमोप्लास्ट है। अगर दे दे जैंथोफिल क्या है, तो क्या कहोगे? क्रोमोप्लास्ट है। समझ में आ रहा है? या फिर अगर दे दे कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, ठीक है, इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण मिर्च का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, या फिर अगर मान लो आपको दे दे कैरोटीन, तो गाजर का रंग जो होता है लाल किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। तो कोई भी प्लांट में फ्लावर का कोई कलर हो या फिर फ्रूट का कोई कलर हो, वो किस कारण से डिसाइड होता है? क्रोमोप्लास्ट से। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ठीक है, फूल और फल के रंग के लिए। और हरित लवक जो है वो किसी कारण से है? पौधे का रंग हरा रखने के लिए। जैसे पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। तो किस कारण से है? क्लोरोप्लास्ट के कारण से है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा हुआ रहता है? तो क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, और यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इस क्लोरोफिल में एक एलिमेंट पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है?
मैग्नीशियम, और यही मैग्नीशियम मेनली सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कराता है? मैग्नीशियम। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। चलिए तीसरा लिख लीजिएगा, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक किसको कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। टेस्ट करके लिखिएगा, यह यह रंगहीन, यह रंगहीन लवक है, यह रंगहीन लवक है जो कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का संचय, जो कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। बात आया समझ में? एग्जाम्पल इसका लिख ले लो, लिख लो। आलू में, आलू में कॉमा वृक्ष के जड़ों में, वृक्ष के जड़ों में कॉमा बीज के आंतरिक भाग में, बीज सीड, बीज के आंतरिक भाग में इत्यादि, बीज के आंतरिक भाग में इत्यादि। हो गया? बात आई समझ में? अब देखो ल्यूकोप्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है अवर्ण, अवर्ण मतलब जिसका कोई कलर नहीं है। ल्यूको का मतलब ही होता है क्या? कलरलेस। जैसे कोई भी बीज है ना, यह मान लो कोई सीड है, तो सीड का जो बाहरी भाग होता है यह किसका बना रहता है? एस्केलेरेन काइमा का। किसी भी सीड का बाहरी भाग किसका बना हुआ रहता है? एस्केलेरेन काइमा का बना रहता है। समझ गए? एस्केलेरेन काइमा टिश्यू है, इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और कोई भी बीज जो होता है ना, वो बीज भीतर से आपको कैसा दिखेगा? कलरलेस। बीज भीतर से कैसा दिखेगा? व्हाइट नहीं, कलरलेस। व्हाइट एगो रंग है, और कलरलेस मतलब कोई रंग नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे पानी कैसा होता है, किस रंग का? कलरलेस है। पानी को व्हाइट तो नहीं ना कह सकते हैं, कैसा है? रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। पानी में तीनों चीजें नहीं होता है, ना रंग होता है, ना गंध होता है, ना ही स्वाद होता है। तो ये वाला जो है, इसको हम लोग, ये कलरलेस है भीतर से, तो इसको क्या कहा जाएगा? कौन सा प्लास्टिड है अंदर में? ल्यूको प्लास्ट है। समझ में आया? तो बीज के भीतर में क्या मिलेगा? ल्यूकोप्लास्ट। वृक्ष के जड़ को देखोगे तो वो कैसा दिखेगा? कलरलेस, तो वो भी क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है। समझ आ रहा है? तो जड़ हो गया ल्यूकोप्लास्ट। आलू कैसा है? ल्यूकोप्लास्ट। और इन सबों में क्या स्टोर रहता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू में क्या जमा रहता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का बढ़िया स्रोत माना जाता है आलू, है ना? तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम जो करता है वो ल्यूकोप्लास्ट करता है। बात आई समझ में? तो प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो अगर पूछा है कि पौधों की कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा, पौधों की कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा? कितने जगह पर? 1 2 3 4, 3 4 में? हाँ, 3 जगह पे। एक कहाँ हो गया? प्लास्टिड, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और एक हो गया न्यूक्लियस। समझ में आ गया? तो पौधा में 3 जगह पर, और जंतुओं में 2 जगह पर। कहाँ कहाँ? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोगों में तो है नहीं ना प्लास्टिड। समझ में आ रहा है? तो एनिमल में 2 जगह पर डीएनए, और पौधों की कोशिका में 3 जगह पर डीएनए। समझ में आ रहा है? आज बड़ी कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं। क्या बात है? डोज मिला है? हाँ, क्या?
चलो, न परेशान नहीं होना है, सब लोग खाली पढ़ना है, ठीक है। वैक्यूल्स में एक लाइन में है, लिख लीजिए। वैक्यूल्स में लिखिएगा, यह वैक्यूल्स को कहते हैं रसधानी। हाँ जी, लिखवा दिए लो। हाँ, टर्मिनोलॉजी में दिक्कत तो बताइए। चलिए लिखिएगा, यह पौधों में बड़े आकार का, यह पौधों में बड़े आकार का एवं एवं जंतुओं में छोटे आकार का, पौधों में बड़े आकार का एवं जंतुओं में छोटे आकार का होता है। ठीक है, एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, लेकिन मेनली इसका रोल किस में होता है? प्लांट में। समझ में आया? अगला पॉइंट लिखिएगा। हाँ, इसी का अगला पॉइंट। हाँ, वही लिखा रहे हैं अगला पॉइंट में। यह पौधों में जल नियंत्रण, यह पौधों में जल नियंत्रण, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑस्मो रेगुलेशन, यह पौधों में जल नियंत्रण, ब्रैकेट में ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है प्लांट में वाटर लेवल को क्या करना? मेंटेन करना। समझ में आया? जंतु में भी अगर आपको याद हो तो अमीबा जब हम पढ़ाए थे तो उसमें अमीबा में एक बात बताए थे कि अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है उसके किनारे जब भोजन शरीर के अंदर जाता है, याद आ रहा है? अमीबा में पोषण क्या चरण में पूरा होता है? 5 चरण में। पहला क्या होता है? अंतःग्रहण, इंजेक्शन। दूसरा एब्जॉर्प्शन। तीसरा डाइजेशन। चौथा एसिमिलेशन। पांचवा एक्सक्रीशन। तो भोजन शरीर के अंदर गया तो इसको क्या कहते हैं? इंजेक्शन, अंतःग्रहण। तो जब अंतःग्रहण होगा तो यहाँ पर इसके केंद्रक न्यूक्लियस के पास क्या बनता है? फूड वैक्यूल। समझ में आ रहा है? फूड वैक्यूल, इसमें भोजन चला जाता है, यहाँ पर उसका पाचन होता है, याद है ना? तो वैक्यूल्स जो है वो प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, लेकिन इसका मेजर रोल किस में दिखाई देता है? प्लांट में दिखाई देता है। ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। हो गया? बाकी कौन सा सेल ऑर्गेनल कोई तो नहीं रह गया? देख लीजिए। साइटोप्लाज्म में जो जो लिखवाए थे हो गया ना? साइटोप्लाज्म में जो जो लिखाए थे सब हो गया? गोल्जी बॉडी लिख लीजिए, गोल्जी बॉडी में लिखिएगा। गोल्जी काय, गोल्जी काय लिखेंगे। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे इसे कोशिका का, कोशिका का यातायात नियंत्रक, यातायात नियंत्रक, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल, ब्रैकेट में लिख लेंगे ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। यातायात नियंत्रक, ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी सेल के भीतर में जब पदार्थ जाता है, जैसे ऑक्सीजन चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, ग्लूकोज चला गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब चला जाएगा, तो जाम नहीं लग जाएगा अंदर में, सब सेल ऑर्गेनल तक डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करना होता है। समझ में आ रहा है? तो ये काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। चलिए, उसके बाद हेडिंग बना लेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रक, केंद्रक
ठीक है, न्यूक्लियस में लिखिएगा। इसका खोज रॉबर्ट हुक, हर जगह रॉबर्ट हुक, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला पॉइंट, यह जंतु कोशिका के मध्य में, जंतु कोशिका के मध्य में एवं पादप कोशिका में, पादप कोशिका में किनारे स्थित होता है। जंतु कोशिका के मध्य में एवं पादप कोशिका में किनारे स्थित होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कोई सेल है, कोशिका है, प्लांट का कोशिका है, ठीक है, तो पौधा के कोशिका के सेंटर पर नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, किनारे, न्यूक्लियस। और जंतु का कोशिका अगर मान लो यह है तो ये कहाँ पर रहेगा, एकदम सेंटर पर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियस का स्थान पौधा में और जंतु में थोड़ा सा अलग अलग रहता है। जंतु कोशिका में कहाँ रहेगा, किनारे, सेंटर पर, और पौधों की कोशिका में कहाँ रहेगा, किनारे रहेगा। बात आया समझ में? अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क, इसे ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोल रूम ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। यानी कोशिका का नियंत्रक कक्ष और कोशिका का मस्तिष्क दोनों किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें कहा जाता है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ का मतलब जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए कहां पर पाया जाता है, न्यूक्लियस में। ऐसे आरएनए साइटोप्लाज्म में भी होता है। आरएनए जो है वो दो जगह पर, साइटोप्लाज्म में भी होता है और न्यूक्लियस में भी होता है, लेकिन डीएनए सिर्फ कहां पर है, न्यूक्लियस में। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में है, लेकिन साइटोप्लाज्म में बेसिकली नहीं है। बात आई समझ में? अब चलिए इसमें लिखिएगा, डीएनए ब्रैकेट में लिखिएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए ब्रैकेट में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है तथा इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा प्रोटीन होगा तो क्या बोलोगे, हिस्टोन। डीएनए पूछा जाए कि डीएनए में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है तो हिस्टोन। और डीएनए में अगर शर्करा शुगर पूछा जाए तो क्या कहोगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट लिखिएगा, डीएनए डीएनए द्विकुंडलित, द्विकुंडलित डबल हेलिकल, डबल हेलिकल HELICAL हेलिकल और स्ट्रैंडेड, और स्ट्रैंडेड, डबल हेलिकल और स्ट्रैंडेड द्विकुंडलित संरचना है, संरचना है।
संरचना है जिसकी जानकारी विल्किंसन वाटसन और क्रिक विल्किंसन वाटसन और क्रिक ने किया था, जिसकी जानकारी विल्किंसन वाटसन और क्रिक ने दिया था। हाँ, ऐसे ज्यादा नाम ये दो के आता है, वाटसन और क्रिक का आता है, लेकिन 3 लोग थे, ठीक है, विल्किंसन वाटसन और क्रिक। इन तीनों को इस काम करने, इस डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो बायोलॉजी में नोबेल प्राइज विजेता ये लोग थे। नोबेल प्राइज समझ रहे हैं? हाँ, नोबेल प्राइज समझ रहे हैं? क्या होता है नोबेल प्राइज? शील्ड मिलता है। किसके नाम पर दिया जाता है नोबेल प्राइज? अल्फ्रेड, क्या बनाया था वो? डायनामाइट बनाया था। अल्फ्रेड नोबेल क्या बनाया था? डायनामाइट बनाया था, ठीक है, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने की थी तथा इसे लैब में संश्लेषित करने का श्रेय किसको जाता है? संश्लेषित, सिंथेसिस, बनाना, संश्लेषित करने का श्रेय बताओ, भारत के थे, क्या नाम था? हरगोविंद खुराना। हाँ, लैब में संश्लेषित करने का श्रेय हरगोविंद खुराना को जाता है। हरगोविंद खुराना को जाता है। हाँ, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। समझ में आया? तो डीएनए का अगर खोज पूछा जाए आपसे तो क्या कहोगे? फ्रेडरिक मीसर। डीएनए को लैब में बनाने वाले का श्रेय किसको जाता है? हरगोविंद खुराना। और डीएनए दिखाई कैसा देता है इसके बारे में बताने वाला कौन था? विल्किंसन वाटसन और क्रिक। तो वहां पर आपने लिखा है कि डीएनए एकलौता हम लोगों के सेल का ऐसा स्ट्रक्चर है जो द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है? द्विकुंडलित, डबल हेलिकल। मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को यदि आप देखें तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? 2 धागे आपस में लिपटे हुए दिखेंगे तो ये कैसा कहलाएगा? द्विकुंडलित, डबल हेलिकल या डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंडेड। समझ में आया? ये जो धागा लिपटा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। हिंदी में कहते हैं क्रोमेटिन तंतु। यही धागा 2 गो लपेट करके बन गया है क्या? डीएनए। क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटिन फाइबर। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन तंतु है, इसमें कौन सा प्रोटीन आपको मिलेगा? हिस्टोन। कौन सा प्रोटीन मिलेगा? हिस्टोन प्रोटीन। और इसी में डीऑक्सीराइबोस शुगर भी है। समझ में आ रहा है? तो डीएनए किस प्रोटीन का? हिस्टोन प्रोटीन, डीऑक्सीराइबोस शुगर का और क्रोमेटिन फाइबर का। तो डीएनए ऐसा दिखाई देता है, यह जानकारी दिया था विल्किंसन वाटसन और क्रिक ने। बात आई समझ में? अगला पॉइंट लिखिएगा, डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहते हैं। डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? जो भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है हम लोगों के पूर्वजों का, सब कहां पर है? डीएनए में जमा है। कई पूर्वजों का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उनका आंख किस रंग का था, उनका त्वचा कैसा था, डार्क था, फेयर था, कैसा था, उनका हाइट कितना था, उनके अंदर अनुवांशिक कोई रोग था कि नहीं था, वो सब कुछ हम लोगों के डीएनए के द्वारा क्या किया जा सकता है? पता किया जा सकता है। बच्चे में प्रभावी डीएनए किसका होता है? पिता का।
बच्चे में जो प्रभावी डीएनए होता है वो किसका डीएनए होता है? पिता का। मतलब पैतृक जो वंश चला आ रहा है उसके बारे में किसी बच्चे के डीएनए से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे अनुवांशिक सूचनाएं डीएनए में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, जीवन का ब्लूप्रिंट इसको कहा जाता है। बात आई समझ में? अगला पॉइंट लिख। हाँ, ये सब पढ़ा देते आप लोगों को, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाएंगे। मेंस में, मेंस में पढ़ाते हैं ये चीज हम पूरा। मेंस में जो बीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हाँ, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह सारा कुछ को उसका पढ़ाते हैं। आपके सिलेबस में नहीं, वो पढ़ाना शुरू करेंगे तो 5 से 6 क्लास उसमें लग जाएगा, जरूरी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। डीएनए में, डीएनए में निम्न नाइट्रोजनी क्षार, निम्न नाइट्रोजनी क्षार, क्षार माने बेस, नाइट्रोजीनस बेस, डीएनए में निम्न नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा नाम। पहला एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस है, कहां पर मिलेगा? डीएनए में। अगला पॉइंट लिखिएगा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई, डीएनए की क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है, जिस पर, जिस पर अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षण, जिस पर अनुवांशिक लक्षण, ब्रैकेट में लिखिएगा एलील, ए डबल एल ई एल ई, ए डबल एल ई एल ई, एलील पाए जाते हैं, एलील पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे यह डीएनए है ना, तो इस डीएनए में, ये डीएनए हो गया, डीएनए का यह सब पार्ट क्या कहलाता है? इसका क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट। तो यह सब फंक्शनल यूनिट क्या कहलाएगा? जीन। क्या कहलाएगा? जीन। और इसी जीन को जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा जूम करके देखा जाता है तो पेयर में इसके अंदर क्रोमोजोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम। जैसे अगर मनुष्य में बात किया जाए तो कितना जोड़ा क्रोमोजोम है? 23 जोड़ा क्रोमोजोम है। वो किसका हिस्सा है? जीन का हिस्सा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो जीन है, इस जीन के ऊपर में कैरेक्टर बैठा हुआ रहता है, गुण, सब कैरेक्टर ही बैठा हुआ है। कैरेक्टर का मतलब त्वचा का रंग, बाल का कलर, हाइट, कोई बीमारी है तो वो सब इसी पर है। कैरेक्टर, इन सब कैरेक्टर को बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोला जाता है? एलील। बात आई समझ में? तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी? जीन। जीन के ऊपर क्या बैठा हुआ है? एलील। और यही एलील एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। समझ में आ रहा है? यही एलील एक से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया। इसीलिए जो संतान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन द्वारा जन्म लेते हैं, उनमें बहुत सारे कैरेक्टर उनके माता पिता से, उनके शरीर में, दादा दादी से शरीर में, चाचा फुआ के जैसा, नाना नानी के जैसा, मामा मामी के जैसा दिखाई देता है। मामा मौसी के जैसा, मामी के जैसा नहीं होगा, मौसी के जैसा होगा। हाँ? कोई भी बीमारी नहीं। अब किसी को टाइफाइड हो गया तो डीएनए से थोड़ा होगा वो। जैसे जेनेटिक, हाँ, अनुवांशिक बीमारी, जैसे आपका हीमोफीलिया हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैंसर का भी सेल जा सकता है जेनेटिकल ना।
एड्स जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है। हो गया, इसमें कोई दिक्कत इतना में नहीं है। ये लिख लीजिए, रफ डायग्राम बना लीजिए, याद रहेगा। हम्म। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। रेट्रोवायरस, रेट्रो RETRO, रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल, रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ RNA, RNA ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो रेट्रोवायरस में क्या मिलता है? RNA। रेट्रोवायरस में कौन कौन आता है? दो वायरस, तीन वायरस आता है। रेट्रोवायरस में तीन वायरस आता है। एक वायरस रेट्रोवायरस में होता है HIV, एक वायरस होता है TMV, और एक वायरस होता है इन्फ्लुएंजा। ये आपको डिजीज चैप्टर में पढ़ाए थे ना, तो ये तीन नाम याद रखिएगा, HIV, TMV और इन्फ्लुएंजा। इन तीनों को रेट्रोवायरस कहा जाता है, समझ गए? तो अगर क्वेश्चन दे देगा कि HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। TMV का जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। या फिर अगर दे दे H5N1 का जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। H1N1 का जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। H5 और H5N1, H1N1 यह दोनों किस वायरस में आते हैं? इन्फ्लुएंजा में। समझ में आया? लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे, बीपीएससी कई बार पूछा भी है कि इन्फ्लुएंजा वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, समझ में आ रहा है? तो RNA कह दीजिए, लेकिन पूछ दे कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, हैं? नहीं, वायरस का अगर जेनेटिक मटेरियल पूछ दे तो बोलोगे आइदर RNA और DNA। समझ में आया? अगर वायरस पूछेगा तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल दोनों है, या तो RNA या फिर DNA, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अगर मेंशन कर दिया है इन्फ्लुएंजा, तब खाली होगा RNA। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। RNA में हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन HISTONE, हिस्टोन प्रोटीन तथा राइबोज सुगर RIBOSE, राइबोज सुगर पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन तथा राइबोज सुगर पाया जाता है। अगला पॉइंट, RNA सुगर इसमें चेंज हो गया। DNA में कैसा सुगर था? डीऑक्सीराइबोज, यहां क्या है? राइबोज। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। RNA एक कुंडलित संरचना है, सिंगल स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड। RNA एक कुंडलित संरचना है, मतलब केवल कैसा दिखाई देगा? इस तरह से, एक धागा। समझ में आया? एक कुंडलित संरचना है। अगला पॉइंट, RNA में निम्न नाइट्रोजनी क्षार, निम्न नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, बेस, नाइट्रोजिनस बेस, निम्न नाइट्रोजनी क्षार होते हैं।
वही वाला लिख लीजिए, लिखे थे ना, लिख लीजिए एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। थाइमीन के जगह पर क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है, कुछ बस एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाता है। डीएनए में याद रखिएगा, डीएनए में कोड याद रखा जाता है AGCT, ठीक है, और आरएनए में याद रखा जाता है AGCU। हो गया, ठीक है, क्या ही है।